हेलो स्टूडेंट, मैं सीपी सैनी स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। स्टूडेंट, वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, या वास्तविक संख्याओं के अंदर जो नंबर्स है, जो संख्याएं हैं, उनकी परिभाषाएं किस तरीके से बनी हुई है, ठीक है, या फिर वास्तविक संख्याएं जो है वो किन किन संख्याओं से मिलकर बनी हुई है। पहले हम इस चैप्टर के अंदर वो चीज डिस्कस करेंगे, या फिर उन चीजों को अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जब हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर फर्स्ट का, जो कि वास्तविक संख्याओं के नाम से हमें दिया हुआ है, इनमें वास्तविक संख्याओं में जो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रमेय है, उस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के कथन के बारे में समझेंगे। और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इस कथन को यहाँ पर समझाते हुए याद करवाऊंगा। तो आज की क्लास को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, वास्तविक संख्याओं की, यानी कि रियल नंबर के बारे में अपन सबसे पहले यहाँ बात करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसी वास्तविक संख्याओं की, लेकिन वास्तविक संख्याएं जो है वो बहुत सारे प्रकार की अलग अलग संख्याओं में क्या होती है, विभाजित होती है, ठीक है। हम वन बाय वन सबके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने ये पहले भी पढ़ रखी है, आपके छोटी क्लासों में ये परिभाषाएं चलती है, तो वहीं से अपन इस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि ये चैप्टर में नया ना लगे, और जैसे पुरानी कक्षाओं में अपन ने पढ़ा हुआ है उसी तरीके से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि प्रकृति में जो संख्याएं हैं वो सबसे पहले वन से स्टार्ट हुई है। इस प्रकृति के अंदर जब संख्याओं की बात होती है, या फिर मान के चलो कि जब भी संख्याओं को बनाया होगा, या जब भी संख्याएं बनी होगी, वो संख्याएं कहां से स्टार्ट करी होगी, इस चीज के बारे में सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। तो इस चीज के लिए देखो, जब भी हम अपने आसपास की वस्तुओं को गिनते हैं, या प्रकृति में हम जब भी किसी संख्याओं की गिनती स्टार्ट करते हैं, तो ये गिनती हम कहां से स्टार्ट करते हैं, वन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यानी प्रकृति में सबसे पहली जो संख्या खोजी गई है वो क्या है, वन है। फिर वन के बाद टू आया, टू के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बाद में जब आपको आगे नंबर लिखने होते हैं, तो आप एक नए नंबर का उपयोग करते हैं, जिसको अपन कहते हैं जीरो, ठीक है। और जीरो की वजह से ही आगे की सारी संख्या पर क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नंबर्स में। तो सबसे पहला नंबर्स होता है हमारा कौन सा, प्राकृत, नेचुरल नंबर जिसको अपन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब नेचुरल नंबर का मतलब होता है जिनकी काउंटिंग या फिर जो वन से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 1, 2, 3 से लेके तक इनफाइनाइट तक, अनंत तक, जितने अपन गिनती बोल सकते हैं उतना। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से लेकर जो इनफाइनाइट तक की संख्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक, ये सारी कौन सी संख्या कहलाती है, प्राकृत संख्या, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं किसकी, सेकंड हम बात करेंगे किसकी, पूर्ण संख्याओं की, क्योंकि जब काउंटिंग स्टार्ट करी गई थी तो तब संख्याओं को वन से खोजा गया था, यानी कि उनको कहां से स्टार्ट किया था, वन से, इसलिए इसको प्राकृतिक या प्राकृत संख्या भी अपन कहते हैं। सेकंड, संख्या पूर्ण कब हुई थी, जब इनमें जीरो को भी इंक्लूड कर दिया था, 0, 1, 2, 3, यानी कि जिनकी काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है, जिनकी गिनती कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके कहां तक, अनंत, तो ये होती है पूर्ण, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, पूर्णांक की। पूर्णांक देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि पूर्ण अंक होना चाहिए, पूरी संख्या हमारे पास यहाँ पे आनी चाहिए। जैसे आप कह सकते हो 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक, और ये संख्या माइनस में भी आ सकती है तो पूरी, चाहे से प्लस की हो चाहे से माइनस की हो। तो पूर्णांक के अंदर माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस के इनफाइनाइट के बीच में जितनी भी पूरी संख्याएं होती है, वो सारी किसके अंदर गिनी जाएगी, पूर्णांक यानी इंटीजर के अंदर गिनी जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें, क्योंकि आगे और बहुत सारी परिभाषाएं होती है, आप सम संख्या कह सकते हो, संबंध जिसमें 2 का भाग जाए, विषम जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, वो कौन सी होती है, विषम होती है। लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे किसकी, अभाज्य की। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, ठीक है। देखो अभाज्य का मतलब होता है जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि अभाज्य संख्या उनको कहेंगे जिन संख्याओं के टुकड़े नहीं होते, क्योंकि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अभाज्य मतलब जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अभाज्य मतलब जिनको विभाजित नहीं करेंगे, और विभाजित नहीं होगी तो वो होगी 2। अब इसमें बात होती है किसकी, 1 की, क्योंकि 1 भी विभाजित नहीं होता, ठीक है। हम बात करेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब अभाज्य है, ठीक है, इनको विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है, वास्तविक जो परिभाषा है, वो अपन से ये कहती है कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं
और 1 दो अलग अलग संख्याओं का भाग जाना चाहिए। ठीक है, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का और 1 का दो अलग अलग संख्याओं का भाग जाना चाहिए उनको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं। अब जो 1 होता है उस 1 में केवल 1 का ही भाग जाता है और स्वयं भी कौन है, स्वयं भी 1 ही है। इसका मतलब दो अलग अलग संख्याएं नहीं होगी, एक ही संख्या होगी। इस वजह से हम इसको प्राइम नंबर में यानी अभाज्य संख्याओं में नहीं गिनते। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से होती है। इसके बाद आप बात करोगे भाज्य संख्याओं की। भाज्य मतलब जिनको डिवाइड किया जा सकता है, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 9 है, ये सब कौन सी होती है, भाज्य संख्या होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी। परिमेय संख्या देखो यहाँ पर अपन 9th के हिसाब से अपन बात करें तो परिमेय संख्या उनको कहेंगे जिनका दशमलव प्रसार अपन बात करें पॉइंट में, पॉइंट की जो वैल्यू है उसकी जब बात करेंगे तो अगर वो कैसी है, अगर वो कैसी है आपके पास शांत या आप कहते हो वो कैसी हो आवृत्ति अशांत, या तो शांत या फिर कैसे हो आवृत्ति अशांत, यानी या तो पॉइंट के बाद कुछ संख्याओं के बाद भाग रुक जाना चाहिए या फिर पॉइंट के बाद भाग नहीं रुके लेकिन कुछ ही नंबर बार बार रिपीट हो तो उनको हम कहते हैं अभाज्य परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। या फिर आप इसकी एक डेफिनेशन लिखते हो ऐसी संख्या जिसको आप किस रूप में लिखोगे, p/q के रूप में, जहां पर p और q दोनों कैसे होनी चाहिए, पूर्णांक। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इनको अपन कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय मतलब जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जाएगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि जो रूट की संख्या होती है जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, इनको अपन कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, हाँ इसके वो डेफिनेशन जो अपन ने क्लास 9 के हिसाब से पढ़ी है वो है हमारे पास कि जिनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अनावृत्ति अशांत होता है। अनावृत्ति अशांत मतलब रिपीट नहीं होनी, हर बार आपको अलग अलग संख्या दिखेगी तो उसको अपन कहते हैं अनावृत्ति अशांत। ठीक है, तो परिमेय जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं या जिनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत या आवृत्ति अशांत, या तो भाग रुक जाना चाहिए या कुछ संख्याएं बार बार रिपीट होनी चाहिए। ठीक है, और जिसमें रूट के अंदर संख्याएं आएगी जो किसी का वर्ग नहीं है या फिर उनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अनावृत्ति अशांत होगा। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन थे, कुछ परिभाषाएं थी जो अपन ने छोटी क्लासों में या 9th क्लास में अपन ने पढ़ रखी है। अब देखो हम बात करते हैं किसकी, वास्तविक संख्याओं की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, वास्तविक संख्याओं की। तो जो आपके पास परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि देखो ऊपर की जितनी सी संख्याएं हैं वो सारी किसके अंदर मिलेगी, आपको परिमेय के अंदर मिल जाएगी, यानी सारी की संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। हमारे पास मेन जो है वो दो प्रकार की संख्या होती है, परिमेय और अपरिमेय, क्योंकि ये भी इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है और ये भी इसके अंदर, सारी परिमेय संख्याएं होती। ठीक है, तो अंत में हमारे पास केवल दो प्रकार की संख्याएं रहती है, एक को अपन कहते हैं परिमेय और एक को अपन कहते हैं अपरिमेय। ठीक है, अब यदि हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला दें, यानी सारी संख्याओं को अगर हम एक साथ इकट्ठा कर दें, ठीक है, और सारी संख्याओं को अगर आप इकट्ठा कर देते हो तो वो परिमेय भी हो या वह अपरिमेय, दोनों में से यदि कोई सी भी है, चाहे से वो परिमेय है चाहे से वो अपरिमेय, तो दोनों में से यदि वो कोई सी भी संख्या है तो उसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर उसको अपन यहाँ पे कहने वाले। ठीक है, तो वास्तविक संख्या जिसका मतलब परिमेय भी हो सकती है अपरिमेय भी हो सकती है, जिसको आप p/q के रूप में भी लिख सकते हो और p/q के रूप में भी नहीं लिख सकते, तब भी वो कौन सी कहलाएगी, वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर हमारे पास वो कहलाने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस चैप्टर के अंदर हम वास्तविक संख्याओं के बारे में और अच्छे तरीके से यानी और डिटेल से अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर हम वास्तविक संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ भी निकालेंगे, साथ के साथ हम ये भी सिद्ध करेंगे कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं वो वास्तव में अपरिमेय क्यों होती है, या होती है तो किस तरीके से ये अपरिमेय होती है, इस चीज को अपन यहाँ इस चैप्टर के अंदर सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर में जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये चीजें तो पुरानी है, पहले पढ़ी हुई है हमने। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहला जो टॉपिक अपन बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का।
प्रमेय का यानी प्रमेय, ठीक है, थ्योरम जिसको अपन नाम से जानते हैं, यानी अब हम इसकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझेंगे, क्योंकि इसका जो कथन है और इस कथन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हमारे पास प्रश्नावली 1.1 के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके कथन को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे समझने वाले हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के कथन को समझने से पहले हमने भाग देना बहुत अच्छे तरीके से सीख रखा है, बचपन में हमने बहुत सारे भाग किए होंगे, तो उसी भाग के अनुसार हम देखो इस चीज यूक्लिड विभाजन प्रमेय को अपन समझते हैं, ठीक है। चलो कैसे, अगर हमारे पास जैसे कोई संख्या है, कुछ भी हो सकता है, नंबर कोई सा भी ले सकते हो आप। यदि हमारे पास कोई नंबर है, जैसे अपन ने लिख दिया हमारे पास कितना है 13 नंबर दिया हुआ है, और हम यदि इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं 2 से, यानी हम इसमें किसका भाग दे रहे हैं 13 किसका भाग दे रहे हैं 2 का, तो कितनी बार जाएगा 6 बार, और ये 12 बचेगा, 12 आएगा यहाँ पे, और कितना बचेगा 1। इस तरीके से भाग देते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज है, बचपन से देते हैं, तो ये भाग अपन ने दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो नंबर है हमारा जिसके अंदर हमने भाग दिया है, ये एक धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि प्लस की एक पूरी संख्या, ठीक है। तो जिसमें भाग देते हैं उसको आप कहते हो क्या, भाज्य, ठीक है। भाग जिसका दे रहे हैं वो भी क्या है, धनात्मक है, प्लस की कोई संख्या है, और इसको हम कहते हैं क्या, भाज्य, ठीक है। अब हमारे पास क्या थे, पहले आपको केवल ये 2 नंबर ही दिए हुए थे, 12 और 13 और 2 नंबर आपको दिया हुआ, तो ये 2 धनात्मक पूर्णांक यदि हमें दिए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में हम इन दोनों के लिए 2 अन्य धनात्मक पूर्णांक और निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 13 और ये कितना है 2, अगर हम 13 में 2 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा 6, और कितना आएगा 12, और बचेगा कितना 1 बचेगा, ठीक है। तो 2 धनात्मक पूर्णांक हमें दिए हुए थे, उन 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए हमने 2 अन्य धनात्मक पूर्णांक और निकाल लिए, जिसमें एक तो क्या कहलाएगा भागफल, और एक क्या कहलाता है शेषफल, ठीक है। 2 धनात्मक पूर्णांक हमें दिए हुए थे 13 और 2, और इनके लिए हमने 2 अन्य धनात्मक पूर्णांक और निकाल लिए, जिसमें एक को क्या कहते हैं भागफल और एक को क्या कहते हैं शेषफल कहते हैं। ये हमने इस तरीके से भाग पहले भी दिया हुआ, ठीक है, इस तरीके से भाग देते हैं और इस तरीके से अपने भाग दिया हुआ, ठीक है। अब यदि मान लो हमारे पास ये धनात्मक पूर्णांक जो नहीं हो, या ये जो धनात्मक पूर्णांक अपन थोड़ी देर के लिए मिटा दें, हमारे पास ये नहीं है, और हम यदि इसको वापस निकालना चाहें, ठीक है, अगर हम इस भाज्य को वापस निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, हम जो भी हमारा भाजक है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, भागफल से, जो हमारा भाजक है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, भागफल से, और उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें शेषफल को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यानी अगर हम वापस भाज्य को निकालना चाह रहे हो, भाज्य यदि हम निकालना चाह रहे हैं, सॉरी क्या निकालना चाह रहे हैं अपन, भाज्य, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम भाजक को किससे इंटू करेंगे, भागफल से, और उसमें क्या जोड़ देंगे, शेषफल को यदि हम जोड़ देंगे तो हमारे पास वापस कौन मिल जाएगा, भाज्य मिल जाएगा, जो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 6 कितना होता है 12, उसमें एक और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमने लिखा हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन सूत्र या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं, ठीक है। अब देखो जो कथन दिया हुआ है वो क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो कथन है वो ये है अपने पास कि यदि a और b 2 धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि a और b 2 धनात्मक पूर्णांक दिए होने पर, ठीक है, 2 धनात्मक पूर्णांक हमें दे रखे हैं, तो इनके लिए, ठीक है, तो 2 ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r, यानी कि 2 धनात्मक पूर्णांक दिए होने पर 2 अन्य धनात्मक पूर्णांक जो कैसे रहेंगे, अद्वितीय, मतलब यूनिक रहेंगे। आप 13 में जब 2 का भाग दोगे तो भागफल 6 ही आएगा, इसके अलावा कोई और नहीं आएगा, तो वो अद्वितीय है। शेषफल 1 आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा, ये अद्वितीय है, ठीक है। तो a और b 2 धनात्मक पूर्णांक यदि हमें दे रखे हैं, तो इसके लिए हमें 2 ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r मिल जाएंगे, ऐसे विद्यमान होंगे जिसके लिए आप भाज्य बराबर क्या लिख सकते हो, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल लिख सकते हो। तो इस चीज को अगर अपन ऐसे देखें कि हमारे पास a कोई धनात्मक पूर्णांक है, b कोई दूसरा धनात्मक पूर्णांक है, और जब हम a में b का भाग दे रहे हैं तो भागफल क्या आ रहा है q, और हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ शेषफल कितना बच रहा है, r बच रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में
अगर आप इसको वापस निकालना चाह रहे हो तो आप b को किससे गुणा करोगे, q से, और इसमें आप क्या जोड़ दोगे, शेषफल जोड़ दोगे। ठीक है, तो b को जब q से इंटू करेंगे उसमें r जोड़ेंगे तो वापस कौन आएगा, a आ जाएगा। तो हमने वही सूत्र बनाया, a बराबर b इंटू क्यू प्लस r। ठीक है, ये हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाती है। ठीक है, तो यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस तरीके से दिए हुए हैं कि इनके लिए दो अन्य धनात्मक पूर्णांक q और r इस तरीके से विद्यमान हो कि a बराबर कैसा मिल जाए, b q प्लस r मिल जाए। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, ये तो हमने समझ लिया कि हाँ a अगर निकालना हो तो हम भाजक को भागफल से इंटू करते हैं और उसमें शेषफल जोड़ते हैं। ठीक है, अब ये जो पीछे की तरफ लिखा हुआ है कि r जो है 0 छोटा या बराबर है किससे, r से, या ये छोटा है किससे, b से, यानी कि r का जो मान होगा वो 0 से बड़ा या उसके बराबर किंतु b से छोटा होगा। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम, उससे इस चीज को और अच्छी तरीके से समझते हैं। r मतलब होता है शेषफल। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर हम यहां पे कोई नंबर ले लिया, हमने ले लिया कितना, हमने ले लिया 15 ले लिया। ठीक है, और इधर हम ले रहे हैं तो चूंकि b जो है वो कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, मैं यहां पे लेके चल रहा हूं कितना, मैंने ले लिया कितना, 4। ठीक, अब अगर मैं इधर 4 लेता हूं तो मैं इसमें इसमें भाग दूंगा, चलो मैंने यहां 5 ले लिया। अब मैं 5 का इसमें भाग देता हूं तो हमारे पास शेषफल कितना बचता है, 0, यानी r का मान कितना बचता है, 0 बचता है। अगर हम भाजक को बढ़ा दें, यानी हम कितना करें, सॉरी इसको तो 5 ही रहने देते हैं, हम इधर संख्या बढ़ा देते हैं, मान लो यहाँ पे कितना होता है 16, तो अब शेषफल कितना बचता, 1 बचता। मान लो यहाँ पे संख्या 16 ना हो कि 17 हो जाती तो कितना बचता, 2 बच जाता। ठीक है, 3 बच 15। मान लो यहाँ पे संख्या 17 नहीं होती, कितनी होती है 18, तो अब कितना बच जाता, 3 बच जाता। ठीक है, मान लो यहाँ संख्या 18 नहीं होती, कितनी होती 19, तो कितना बच जाता, 4 बच जाता। और अगर हम वापस 20 लिखते तो यहाँ कितना बच जाता, वापस 0 बच जाता। ठीक है, यानी जो r का मान होता है, शेषफल का जो मान होता है, यह हमेशा जिसका आप भाग दे रहे हो, जो आपका भाजक है, उससे 1 कम तक ही रह सकता है। ठीक है, तो जो आपका शेषफल आएगा वो शेषफल जिसका आप भाग दे रहे हो उससे 1 कम तक ही बच सकता है। डिपेंड करेगा आप b क्या ले रहे हो और a क्या ले रहे हो। ठीक है, तो r का मान जिसका आप भाग देते हैं उससे छोटा ही रह सकता है, 0 भी आ सकता है। देखो 0 से बड़ा 1 2 3 4 भी आ रहा है, लेकिन जिसका हम भाग दे रहे हैं उससे सदैव क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। ठीक है, ये शेषफल की खासियत होती है, उसकी कंडीशन ये होती है कि हाँ शेषफल हमेशा जिससे भाग देते हैं उससे क्या रहता है, छोटा रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन है कि अगर आपको कोई सा भी धनात्मक पूर्णांक दे रखा हो तो उस धनात्मक पूर्णांक को आप a बराबर b क्यू प्लस r के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, बशर्ते ये रहेगी कि जो r का मान है वो 0 से b के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और सिंपल शब्दों में अगर आप कहना चाहो कि हाँ साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाज्य यदि हमें वापस निकालना हो तो हम भाजक को भागफल से इंटू करके उसमें क्या जोड़ते हैं, शेषफल जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल कथन के रूप में भी हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या क्या होती है कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक दिए होने पर ऐसे दो अन्य धनात्मक पूर्णांक, लेकिन वो कैसे रहने चाहिए, यूनिक, अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक q और r इस तरीके से विद्यमान होंगे कि a बराबर क्या हो जाएगा, bq प्लस r, जहां पर r 0 से छोटा या बराबर लेकिन b से, यानी जिसका भाग दे रहे हैं उससे क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का रहेगी। इसका कथन बहुत सी बार एक नंबर पे पूछ लेता है, तो ये कथन हम इसका याद रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रमेय की सहायता से आप इस कथन को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें, समझ लें कि किस तरीके से ये बना हुआ है, और इस कथन की सहायता से हम इसकी जो प्रश्नावली 1.1 है वहां पर यूक्लिड विभाजन विधि की सहायता से जो हमें एचसीएफ निकालना होगा उस एचसीएफ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालने वाला है। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो था हमारा वो मेनली केवल यूक्लिड विभाजन प्रमेय के कथन को समझना था कि वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो कथन है वो किस तरीके से बना है, ये हम इस आज की पूरे वीडियो में कंप्लीट अच्छी तरीके से देख लेंगे। ठीक है, तो कल की जो क्लास रहेगी हमारे, यानी इसका जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से जो एचसीएफ होता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जिसको अपन मसफ के नाम से जानते हैं, महत्तम समापवर्त है, उसको हम यहाँ पे ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा